हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो कई दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है पेपर सॉल्यूशन को लेकर। तो आज का सिंथेसिस का माइनर 8 जो पेपर था उसके सॉल्यूशन को आगे लेके चलते हैं। तो चलें आगे। तो पेपर की शुरुआत जो है वो होती है क्वेश्चन नंबर 136 से। बहुत आसान था। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि हाइपोथैलेमस जो है उसके बारे में। क्वेश्चन था लीजन्स ऑफ हाइपोथैलेमस कॉजेज। हाइपोथैलेमस में क्षति से क्या उत्पन्न होता है? तो अब देखिए कई सारी चीजें हैं इसमें जो दी गई हैं ऑप्शन में। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह में सबसे ज्यादा पूछा गया है। और हाइपोथैलेमस का एक बड़ा फंक्शन होता है जिसको हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर रेगुलेशन। तो टेम्परेचर रेगुलेशन से रिलेटेड यहाँ पर कोई स्टेटमेंट अगर होता है तो उसको हम कर सकते हैं। लेकिन और भी हम देखते हैं कि कई सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए। हाइपरफेजिया, फिर उसके बाद हाइपरडिप्सिया, उसके बाद हाइपरथर्मिया और हाइपरग्लाइसीमिया। अब देखिए हाइपरग्लाइसीमिया कॉज होना, ये तो आप पेनक्रियास से रिलेटेड देख सकते हैं। हाइपरफेजिया तो अगर लीजन है तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हाइपरफेजिया मतलब ज्यादा भूख लगना। लीजन है तो भूख नहीं लगेगी। फिर हम कह सकते हैं पॉलीडिप्सिया या हाइपरडिप्सिया। तो पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है प्यास ज्यादा लगना। तो ज्यादा तो यहां पर नहीं होगा। हाइपरथर्मिया टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद हम इसका आंसर क्या कर देंगे? हाइपरथर्मिया। तो ये अगर हाइपो थैलेमस के अंदर क्षति हो जाती है तो उसके बाद हो सकता है। तो पहले का आंसर बिल्कुल आसान था। 136 नंबर क्वेश्चन इस तरह से करना था आपको। खैर आगे चलते हैं हम। अब उसके बाद फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने। और वो क्वेश्चन है क्रेनियल नर्व्स के बारे में। हालांकि क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं उनको आप आजकल नहीं पढ़ते, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी जिसको कह सकते हैं हम। और इसके अंदर ये देखते हैं कि वांडरिंग नर्व, जिसको सबसे अच्छी बात है कि क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि वेगस नर्व को वांडरिंग नर्व कहते हैं। व्हेन वांडरिंग नर्व और वेगस नर्व गेट स्टिमुलेटेड देन। अब देखिए हालांकि ये क्रेनियल नर्व से रिलेटेड है क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद हम ये देख सकते हैं एएनएस से भी रिलेटेड है। और एएनएस के अंदर हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दोनों पढ़ते हैं। तो वेगस नर्व जो है वो कौन सी नर्व है? तो हम उसको देख सकते हैं टेंथ। अब जो टेंथ क्रेनियल नर्व होती है, क्रेनियल और सेक्रम पार्ट से जो सिस्टम बनता है वो कौन सा होता है? तो उसको हम यहाँ पर आंसर दे सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब वर्क करता है तो मैंने आपको पहले से बता रखा है कि सिंपैथेटिक सिस्टम उस समय वर्क करता है जब हमें डर लगता है, जब हमें क्रोध आता है, उस समय सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक जब हम रेस्ट में होते हैं, जब हम बहुत आसान से रिलैक्स मूड में होते हैं। तो अब हम ये देख सकते हैं वेगस नर्व जो है वो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन जब होगा तो कौन कौन से यहां पर ऑप्शन ले सकते हैं हम उन्हें देखना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर ब्रेडिकार्डिया ये कहा गया। तो यहाँ वांड्रिक तंत्रिका या वेगस तंत्रिका उद्दीपित होती है तब क्या होता है ये कहा गया। तो ब्रेडिकार्डिया, तो ब्रेडिकार्डिया अगर हम देखें, ब्रेडी और टैकीकार्डिया दो टर्म्स हैं। और उनमें से हम ये देख सकते हैं कि टैकी का मतलब होता है फास्ट, कार्डिया मतलब हार्ट बीट। तो फास्ट हार्ट बीट हो जाए तो उसको टैकी कहते हैं। तो फास्ट तो ये नहीं करेगा, तो टैकीकार्डिया तो नहीं करेगा। अगर टैकीकार्डिया नहीं करेगा तो मैं यहाँ पर एक बार पेन ले लेता हूँ और उस पे ये कलर लेके और उसके बाद उसमें क्रॉस लगाता जाता हूँ जो नहीं होता। तो हम टैकीकार्डिया नहीं कर सकते। तो जहां जहां बी है वो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि बी एंड सी ये नहीं होगा इस ऑप्शन में। चलिए फिर, क्योंकि इसको फास्ट करना होता है हमको, तो सबसे पहले हम अब दो ही आपके पास ऑप्शन रह गए, ए सी डी। तो अब हमको तीनों पढ़ना पड़ेगा। अगर टैकीकार्डिया वो नहीं होता तो ब्रेडिकार्डिया तो होता होगा। ब्रेडी मतलब स्लो करना। तो स्लो
जब होती है हार्ट बीट तो वो तो होता ही होगा, तो इसका मतलब ए जहां पर है वो हो सकता है। तो हम एलिमिनेट करते चल रहे हैं। देखो, जब क्वेश्चन करना होता है तो इसी तरह से करना होता चाहिए आपको कि इसके अंदर ये तो तय है कि यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा मेरे हिसाब से अभी। अब हम बात करते हैं सी और डी, तो उसको देखना पड़ेगा। डी दोनों में, सी एक में है, दूसरे में नहीं है, क्योंकि हमको अब वन और फोर्थ इसमें ही तो कंफ्यूजन है कि कौन सा होना चाहिए। तो हम पढ़ लेते हैं इसको। जब थर्ड है इनहिबिट गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, जब हम रिलैक्स होते हैं तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन बढ़ता है, ना कि कम होता है। तो इसका मतलब यहां पर ये गलत हो गया। गलत हो गया तो इसका मतलब सी गलत होगा, तो सी ऑप्शन जहां पर है वो गलत हो गया। तो अब वैसे तो मेरा आंसर आ चुका है, अगर डी भी ना पढ़ूं तो भी, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। जब एचसीएल सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है तो उसके बाद उसमें एक डैमेज होने लगता है गैस्ट्रिक एपिथेलियम में, तो वहां न भरने वाला अगर लीजन क्रिएट हो जाए तो उसको हम अल्सर कहते हैं। तो पेप्टिक अल्सर वो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा और हमारा आंसर भी ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर डी था। तो ये 137 ये थोड़ा सा आपको सोच के करना था, उसके बाद हो जाता आराम से। फिर नेक्स्ट देखते हैं 38। इनमें से आपको ये पूछा गया था कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, असत्य कौन सा है। सबसे पहले आप पढ़ते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम इज आल्सो नोन एज क्रेनियोसैक्रल डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। गलत हो गया पहले ही, अब भी बोला था मैंने, क्रेनियम और सैक्रल पार्ट से पैरासिम्पैथेटिक इमर्ज होता है। ये जो होता है वो थोरेको लंबर रीजन से होता है। तो हमको वैसे बाकी के पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2, 3, 4 कोई ऑप्शन में हमको दिख नहीं रहा है जिसके अंदर 1 एंड 2 या 1 ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हमें पहले में ही आंसर मिल गया, तो हम आंसर तो ये कर देंगे, लेकिन बाकी को पढ़ लो आप। अगर बोथ कहीं होता तो पढ़ सकते थे। द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, तो ये सही है। जब एएनएस होता है वो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को ही इंपल्स देता है सीएनएस से, तो ये तो सही है। फिर सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिलीज इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, तो इसको हम कह सकते हैं सोमेटिक न्यूरल सिस्टम भी ऐसा ही करता है। फिर क्रेनियल नर्व नाइन्थ इज ए मिक्स्ड नर्व, इसके अंदर भी हमने जब याद किया था तो आपको ये याद कराया था मैंने कि सेंसरी, फिर मोटर और फिर मिक्स्ड। तो इस पे आप ये देखते हैं कि सेंसरी जो थी वो होती है 1, 2 एंड 8, ये 3 होते हैं। और जब इस पे मिक्स्ड इसमें हम देखते हैं मोटर, तो मोटर के अंदर 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 11 होता है और 12 होता है, ये नर्व्स होती हैं। और मिक्स्ड उसके अंदर बची गई, अब बच कौन गई 5, फिर उसके बाद आप देख रहे हो 7, फिर 9 और 10th। यही तो ये कह रहा है कि 9th कैसी है, मिक्स्ड है, तो मिक्स्ड है, बिल्कुल सही है। तो अब हमारा आंसर वैसे फर्स्ट में ही आ गया था, बाकी को भी हमने इसके अंदर क्यों नहीं हो सकता वो देख लिया। तो यहां पर एक ही असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, और इस बाद वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 139। इस पे कहा गया है कि यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इज मेंटेन्ड बाय, किससे मेंटेन होता है। तो अब देखिए कि अगर हम एक न्यूरॉन उसको देखें, तो मान लेते हैं कि मैं इसको न्यूरॉन कहता हूं और ये ऐसे बनाता हूं, और इसके बाद यहां पर मैं दूसरा न्यूरॉन और लगा देता हूं, तो दूसरा न्यूरॉन जो है इसके पीछे लगता है, यही तो होता है। तभी तो एक डायरेक्शन में इंपल्स आगे बढ़ेगी। तो हम ये देख सकते हैं कि यहां इस तरह से आपने बनाया इसको, तो इसको ये कहा गया है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो होता है, एक दिशा में ही संचरण क्यों होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इंपल्स रिसीव की जाती है डेंड्रॉन से
और आगे ट्रांसमिट की जाती है एक्सन से। एक्सन आगे चल के किससे यूनाइट करता है सिनेप्स के अंदर, तो हम देखते हैं डेंड्राइट से। कभी उल्टा होता हुआ देखा है क्या कि यहां डेंड्रॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन इसको ट्रांसमिट करता है उल्टा होके, ऐसे ऐसा तो कभी होता नहीं। तो इसका मतलब यूनिडायरेक्शनल होने का कारण क्या है, सिनेप्स। अब देखिए इसमें और भी थे कुछ, जैसे कुछ बच्चे ये करते हैं कि मेम्ब्रेन पोलैरिटी। अब मेम्ब्रेन पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, पोलैरिटी ये बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ये कंडीशन, इससे क्या मतलब। इसको अगर देखें तो इसमें डायरेक्शन तो हो ही नहीं रहा है, इसमें डायरेक्शन तो यूं है, हमें तो ये बताना है ये डायरेक्शन के ये डायरेक्शन ऐसा क्यों है, सिनेप्स की वजह से। तो यहां पर हम देख सकते हैं यूनिडायरेक्शनल होने का कारण क्या है, सिनेप्स हमेशा किस में होता है, एक्सन के टर्मिनल एंड से, टर्मिनल बटन्स जो होते हैं, और दूसरा जो न्यूरॉन होता है उसके डेंड्रॉन के बीच। तो अगर ऐसा होता है तो उसके बाद हमारा आंसर यहाँ पर फर्स्ट निकल के आ जाता है। तो कोई सिंपल सी बात थी यहाँ पर जो आपसे पूछी गई थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देखो एनसीईआरटी जो है उसका एक डायग्राम है जो आपको सिनेप्स में मिलता है। अब इस सिनेप्स के अंदर हमको ए बी सी वो पहचानना है, बहुत आसान। ये ए बी सी को आपको करेक्ट बताना है। अब देखिए मुझे यहां पर बी नजर आ रहा है, ये रिसेप्टर है जो कि किस पर है, तो हम कह सकते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बी यहां पर क्या हो सकता है, रिसेप्टर। ये तो रिसेप्टर हो सकता है। तो पहले तो हम उस ऑप्शन को देख लें जिसके अंदर बी में रिसेप्टर आ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ, ये दो ही हैं। बाकी में तो बी में कहीं पर रिसेप्टर नहीं आ रहा है, तो हमें कंफ्यूजन अब किस में है, फर्स्ट और फोर्थ, इनमें ही तो है। इनमें अगर हम देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि सी क्या है, इस पे सी को न्यूरोट्रांसमीटर कह सकता हूं मैं। तो सी की जगह न्यूरोट्रांसमीटर आना चाहिए, यहां पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट आ रहा है जो कि ए पे आएगा। बहुत सिंपल ऑप्शन फोर्थ आंसर होता है। पहले एक को पकड़ लो आप, कि अगर आपको एक आता है तो बाकी के दोनों आपको कैसे करने हैं। तो ये आपसे सीधा सा हो जाता 140। फिर उस 140 के बाद अगला क्वेश्चन 141। अब देखिए द अबंडेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फाउंड इन द सीएनएस इज, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला अवमंदक तंत्रिका स्रावी है। हमने दो ही पढ़ रखे हैं, एक को हमने पढ़ा ग्लाइसिन, दोनों जी से शुरू होते हैं, और दूसरा होता है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। अगर हमको ऑप्शन में दिखते हैं दोनों तो दोनों को टिक कर देंगे, नहीं दिखते जो दिखता है उसको आंसर कर देंगे। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, गाबा, इसको हम गाबा भी कहते हैं। तो इस पे इसका शॉर्ट फॉर्म ज्यादा प्रचलित है, तो गाबा इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड ये हो जाएगा, गामा लिनोलेनिक एसिड, ग्लूटेमाइल ट्रांसफरेज वो तो एंजाइम हो गया है ना, और उसके बाद लिनोलेनिक एसिड जो है उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो एक फैटी एसिड हो गया, और उसके बाद नन ऑफ द अबव था। तो यहां पर हम क्या करेंगे, गाबा, तो ये आ जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, और उस क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा गया है कि न्यूरोलेमा सेल्स आर आल्सो कॉल्ड, जो न्यूरोलीमा से चिपकी भी रहती है इनमें से। तो सीधा सा हमको पता चलता है कि स्वान सेल को ये कहते हैं फोटो रिसेप्टर सेल, इसका तो मतलब ही नहीं है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, ये क्या होता है, तो हम देखते हैं ये ओडोंटो मतलब क्या होता है, तो हम देखते हैं टीथ, टीथ से रिलेटेड है। टीथ के अंदर कैविटी को लाइन करने वाली जो टीथ की पल्प कैविटी होती है उसके अंदर होती है। फिर गैंग्लिया, वो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, और वो वहां गैंग्लिया जो है गुच्छा बनाते हैं तो उसको गैंग्लिया कहते हैं, गुच्छक। और श्वान सेल, तो श्वान सेल इजी आंसर था इसका, तो इसके अंदर हम रख सकते हैं श्वान सेल। अब इसके बाद हमको पूछा गया था 143 के अंदर, द ब्रेन स्टेम डज नॉट इंक्लूड। तो हम देखते हैं कि इसको पहले एनसीईआरटी ने जब दे रखा था तो उसने बहुत कंफ्यूजन कर रखा था, और कंफ्यूजन ये कर रखा था मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन कंबाइंडली फॉर्म ब्रेन स्टेम, लेकिन उसमें से ये नहीं बता रखा था कौन सा नहीं होता। तो अब हम ये देख सकते हैं इसके अंदर कि ब्रेन स्टेम वो होता है जिस पर पूरा ब्रेन टिका हुआ है, ये ऐसे हम इसको बनाते हैं। और इस पे आप देखते हो
कि एक और सिमिलरिटी होती है कि व्हाइट मैटर जो होता है या तो पूरा ही व्हाइट मैटर से बना हुआ पार्ट इसे बनाता है, या फिर व्हाइट मैटर बाहर होना चाहिए और ग्रे मैटर अंदर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में तीन ही पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं मिड ब्रेन, ये हुआ करता है, और उसके बाद आप यहां पर देखते हैं पोन्स, और तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मेड्यूला। ये थ्री पार्ट्स हुआ करते हैं। जो नहीं हुआ करता वो कौन सा है इनमें से? इन चार ऑप्शन में से तीन तो आपको मैच करते हुए दिख रहे हैं, एक ही नहीं है, तो इस पे हम कह सकते हैं अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। तो यहां पर सेरिबेलम हो जाता है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन था 144। ये जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। जो सेंसरी और मोटर सिग्नल्स होते हैं वहां कोऑर्डिनेटर करने वाला, कोऑर्डिनेटिंग करने वाला पार्ट कौन सा है ब्रेन का? तो ये एनसीईआरटी की प्योर लाइन है, जिसको आप आसानी से समझते हैं कि अगर आपको ये कहा जाए कि सेंसरी और मोटर सिग्नल कहां कोऑर्डिनेट करते हैं, तो सीधा आपका आंसर होना चाहिए थैलेमस। थैलेमस में ऐसा होता है, हाइपोथैलेमस में नहीं होता। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये मिड ब्रेन है, एमाइगडेला जो है वो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। तो इस तरह से आप इसका आंसर थैलेमस कर सकते हैं। चलिए ये भी बहुत आसान था। फिर अगला क्वेश्चन 145। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज एस्टेब्लिश्ड प्राइमरीली ड्यू टू। अब ये जो था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो हो रहा है, विश्राम कला विभव प्राथमिक रूप से किसके कारण स्थापित होता है? तो आपको मैंने एक बात इसके समझाते समय बताई थी कि जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें न्यूरॉन की ये एक जो एक्सोनिक पार्ट होता है उसके कट सेक्शन को लेते हैं, और उस कट सेक्शन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक गेट को खोलते हैं, जिसकी वजह से यहां पर ई फ्लक्स होता है किसी का, और वो गेट जो होता है वो हम ऐसा गेट मानते हैं। तीन गेट इसमें देखते हैं हम। एक को कहते हैं सोडियम चैनल, और सोडियम आयन चैनल के अलावा होता है पोटेशियम चैनल, और एक होता है पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी पंप वर्ड आता है तो वो एटीपी गेटेड होता है, उसमें एटीपी वो यूज होता है उसको खोलने में। हमें ये कहा गया है कि इसके अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, यानी बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव हो, इसके एस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा आयन का ई फ्लक्स या इनफ्लक्स जरूरी है। तो हम कहते हैं कि ये मेंटेन करने के लिए यहां पर ऐसी स्थिति होती है कि पोटेशियम को बाहर निकाला जाता है। तो पोटेशियम का ई फ्लक्स ये इसके लिए उत्तरदायी है। अगर आपको ये कहा जाए सोडियम का इनफ्लक्स, तो वो किसके लिए है? डीपोलराइजेशन के लिए। यहाँ रीपोलराइजेशन के अंदर कह सकते हैं या तो, या पोलर होने के लिए कौन मेन रेस्पॉन्सिबल है, तो उसमें आप क्या करोगे? पोटेशियम का इफ्लक्स, बहिर्प्रवाह या वाह। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए 146 जो क्वेश्चन था वो ये था कि यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड ओनली इन, कहां पाए जाते हैं? आपको अच्छी तरह से कुछ क्लासिफिकेशन मैंने बताए थे, और उसके अंदर आपको पता होगा कि एक तो था जिसको हमने कहा था एपोलर, फिर उसके बाद था यूनिपोलर, फिर आपको मैंने बताया था स्यूडो यूनिपोलर, फिर आपको मैंने बताया था बाइपोलर, और फिर आपको बताया जाता है मल्टीपोलर। इनको यहां देखा जाता है। अब इसमें जब देखते हैं तो एपोलर जो होता है वो तो सिलेंट्रेट्स में होता है, ये हमको पता है कि ये सिलेंट्रेट में था। और इसके बाद हम यूनिपोलर एम्ब्रियोनल स्टेज में देखते हैं हमारी, और इस सूडो यूनिपोलर को हम
डोर्सल रूट गैंग्लिया में देखते हैं, डोर्सल रूट गैंग्लिया। और इसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन्स रिसेप्टर्स में होता है, तो रिसेप्टर्स के अंदर देखा जाता है। मल्टीपोलर एडल्ट न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो हमको तो ये बताना है यूनिपोलर कहाँ होता है, तो अब आप यहां से निकाल सकते हैं सीधा अर्ली एम्ब्रियो में। तो अर्ली एम्ब्रियो के अंदर ऐसा हो सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसके साथ मैंने आपको कई जगह और बता दी, अगर और कुछ पूछा जाता तो ये हम आंसर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, और वो था आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट आपको बताना है। इन एमनियोट लास्ट नर्व इज स्पाइनल एक्सेसरी। अब बात यह है कि हमको एमनियोट और एन एमनियोट पता होना चाहिए। तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, उन वर्टिब्रेट्स के अंदर हम जनरली कुछ को ऐसे लास्ट जो ग्रुप्स होते हैं, वैसे तो इसमें साइक्लोस्टोमेटा से शुरू करते हैं हम, साइक्लोस्टोमेटा, फिर साइक्लोस्टोमेटा जो है उसके बाद पिसीज, फिर टेट्रापोडा लाते हैं। यही तो होता है। इस टेट्रापोडा जो है उसके अंदर आप देखते हैं, एक तो यहां पर मैं एक ग्रुप लिख देता हूं जिसको कहते हैं एम्फीबिया, और बाकी के तीन जो हैं उसमें से रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया, ये हम रखते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देख सकते हैं कि जिनके एम्ब्रियो के चारों तरफ इस तरह की एक मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर मैं यहां पर एक्स्ट्रा कहीं पर बना सकता हूं कि ये एम्ब्रियो है, और इस एम्ब्रियो, इसको मैं एम्ब्रियो कर देता हूं। इस एम्ब्रियो के चारों तरफ अगर ये एक ऐसी, फिर ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हो, तो उसको एमनियोट कहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है उसमें कौन कौन सी होती है? एमनियोन एक, तो दूसरी होती है कोरियन, ये कोरियन, और ये एलेंटोइस, और ये हम देख सकते हैं योगसेक, ऐसा होता है। अब आप ये देख सकते हैं कि जिनके एम्ब्रियो के चारों तरफ ये मेम्ब्रेन्स होंगी, उसमें खास मेम्ब्रेन कौन सी होती है? एमनियन होती। तो ये भी है कोरियन भी, थर्ड एलेंटोइस, फोर्थ योगसेक, लेकिन एमनियन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके पास में होती है एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है उसमें। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम एमनियोट या एमनियोटा ग्रुप में रखते हैं। तो अब आप ये समझें कि इन तीनों को हम एमनियोटा ग्रुप में रखते हैं। और बाकी के ये जो होते हैं इनको हम अगर देखें तो नॉन एमनियोट कह सकते हैं। और नॉन एमनियोट जो होते हैं उसमें और इनमें एक डिफरेंस होता है कि इसमें 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं, और इसमें 10 पेयर्स। अगर साइक्लोस्टोमेटा में देखें तो 8 to 10 पेयर्स ये हो सकती हैं। अब देखिए, अगर आपको ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी नर्व होती हैं, तो उस पे आप एक ये नेमोनिक याद करते हैं, ट्रिपल ओ, टा, फेज, वश, ऐसे ये 12 के 12 हैं। तो इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कहते हैं। तो अब आप इसे ये आंसर कर सकते हैं कैसे? इन एमनियोट्स लास्ट नर्व इज स्पाइनल एक्सेसरी। एस स्पाइनल एक्सेसरी तो 11th है,
तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर क्योंकि यहाँ हाइपोग्लोसल है, एच से है, फिर इन नॉन एमनियोट लास्ट नर्व इज वेगस, तो ये है यहाँ पर वेगस होती है लास्ट नर्व 10, क्योंकि इसमें क्या कहा है नॉन एमनियोट्स के अंदर लास्ट ये होती है। फिर ऑप्टिक इज शॉर्टेस्ट नर्व, ऑप्टिक कौन सी है, तो यहां हम देखते हैं ये पहली ऑल्फैक्टरी होती है, दूसरी ऑप्टिक होती है। शॉर्टेस्ट कैसे हो सकती है, आई से पीछे तक जा रही है, इसका मतलब शॉर्टेस्ट नहीं होती, तो ये रॉन्ग है। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व हैज मिक्स्ड फाइबर्स, ऑल्फैक्टरी को तो हमने देखो वहां लिखा था कि इस तरह की स्थिति थी, सेंसरी थी, और सेंसरी कौन सी थी 1 to 8, तो फर्स्ट तो ऑल्फैक्टरी होती है, वो तो सेंसरी होती है, मिक्स्ड कहां से होगी, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि हमें सेकंड आंसर करना पड़ेगा, तो सेकंड आंसर इसका इस तरह से होता है। तो ओवरऑल ये बता सकते हो आप। फिर नेक्स्ट हम 48 पर आते हैं। 148 जो है उसमें पूछा गया था द ब्रेन डिजीज कॉज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड या प्रोटीन इज। अब देखिए यहां पर हम एक ऐसी डिजीज की बात कर रहे हैं जिसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन का, और वो भी एक रिसेसिव जीन की वजह से। ये आप जेनेटिक्स में अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि एक रिसेसिव ऑटोसोमल जीन है जो कि 21st क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होती है, उसकी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज होती है। तो यहां आप ये देख सकते हो कि अल्जाइमर्स डिजीज जो है वो ऐसे होती है। एडिशन डिजीज आपको पता है, एडिशन डिजीज जो है किससे रिलेटेड है, तो हम देख सकते हैं ये रिलेटेड है एड्रिनल ग्लैंड से, तो एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड हो गई। हंटिंगटन डिजीज जो होती है 4th क्रोमोसोम से रिलेटेड होती है, हंटिंगटन कोरिया कहते हैं इसको, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, उसमें पैरालाइज्ड हो जाती है बॉडी, इस तरह की होती है। पार्किंसंस डिजीज वो इस तरह से ऐसे डोपामिन रिलेटेड है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो इस तरह से हिलता रहता है इंसान, तो ये पार्किंसंस डिजीज होती है। यहां पर तो हम कहते हैं मेमोरी लॉस हो जाता है, तो उसमें अल्जाइमर्स डिजीज, ये याद रखना आपको। अब इसके बाद आगे जो क्वेश्चन आता है वो है 149, विच इज एक्टिवेटेड इन स्ट्रेस कंडीशन। अब भी मैंने आपको कहा था स्ट्रेस हो, जब आपको गुस्सा आ रहा हो, जब आपको डर लग रहा हो, तो कौन सा सिस्टम काम करता है, सिंपैथेटिक। तो अब देखिए इसमें सोमेटिक न्यूरल सिस्टम नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे वॉलेंट्री सिस्टम है एक तरह का। पैरासिम्पैथेटिक नहीं करेगा। फिर होल एएनएस वो भी नहीं करेगा, होल एनएस में तो क्या आता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों आते हैं, तो यहां पर आपका आंसर सीधा हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप अगर पहले जो क्वेश्चन है उससे लेकर सारी बातें जब करते हैं तो उसमें कई कई सारे आंसर अपने आप ही निकल जाते हैं, उनमें से ऐसा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर निकल रहा है। जब आप उसको जस्टिफाई करते हैं तो उसमें अपने आप ही आंसर आ जाते हैं। फिर देखिए 150 नंबर क्वेश्चन। अब बौद्धिक क्षमता की बात हो रही है, मेंटल एबिलिटी की, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो होती है उसके लिए यहां पर बात की जा रही है। इंटेलेक्चुअलिटी के लिए फ्रंटल लोब वो आवश्यक है, उसी के अंदर हम स्पीच कर पाते हैं, ब्रोका एरिया वहां पर होता है, हम कई सारे एसोसिएशन एरिया वहां पर देखते हैं, और वो एसोसिएटेड होते हैं बाकी की चीजों से। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, ये सारे कुछ ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हम इस पे फ्रंटल लोब वो करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसके अंदर हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यहाँ पर कंट्रोल होती है इससे। फिर हम ये देखते हैं कि 151 स्मूथ मसल आर, स्मूथ मसल जो होती हैं उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये आपको पता है। जब हम स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं तो उसमें सोमेटिक न्यूरल सिस्टम का कंट्रोल होता है, तो स्मूथ मसल कहां होती है, हमारी इंटरनल ऑर्गन्स में, तो वहां होता है। तो अब देखिए इसके अंदर अरेखित पेशियां होती हैं, कैसी, तो इनवॉलंटरी होती है, वॉलंटरी वाले काट दो, तो इसका मतलब यहां मैं क्रॉस कर दूं, यहां मैं क्रॉस कर दूं, ये तो हो ही नहीं सकते दोनों। अब फर्स्ट और थर्ड यही तो रहा, तो इनवॉलंटरी एज देयर फंक्शनिंग कैन बी कंट्रोल डायरेक्टली, डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते हम, तो इसका मतलब ये भी क्रॉस हो गया। अब ये क्रॉस हो गया तो आपका आंसर थर्ड हो जाएगा, सिंपल सा है, पढ़ लें उसको। इनवॉलंटरी एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी कंट्रोल्ड डायरेक्टली, तो डायरेक्टली नहीं हो सकती, इसका मतलब यहां पर इसका आंसर ये हो सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये था जिसको हम कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम।
अब इसके बारे में जब भी बात करते हैं हम, तो उसके अंदर हमेशा मैं जब बताया करता हूँ, तो मैं ये बताया करता हूँ कि इसके अंदर आप अमिताभ बच्चन के परिवार को वो एग्जाम्पल ले लें, तो उसमें ये परिवार जो है वो इस तरह से खड़ा है कि इसमें अमिताभ बच्चन ये है, फिर अगर हम देखें जया बच्चन ये है, और उसके बाद ये अभिषेक बच्चन है, ये आराध्या, और उसके बाद ये ऐश्वर्या राय। ऐसे हमने कुछ सेल्स बनाई। अब उसमें आप देखो कि ये एपिथेलियम अपीयर्स एज यूनिलेड, अपीयर तो नहीं होती। दूसरी बात, सेल्स लेक्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सब में, वो भी नहीं हो सकता। अब इसमें हम देख सकते हैं इनके ऊपर इस तरह से यूं आप एक सीलिया भी लगा सकते हो, और उसके बाद यहां पर ग्लैंडुलर भी बना सकते हो उसको। तो अब हम कह सकते हैं न्यूक्लियस तो है इसमें। फिर लॉन्गर सेल्स एक्सटेंड अप टू फ्री सरफेस। फ्री सरफेस कौन सा है? ये फ्री सरफेस यहां तक एक्सटेंड हो रही है। उसके बाद वाइल द शॉर्ट सेल डू नॉट रीच द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस तक नहीं जा पा रही है। ये जो है लॉन्गर सेल नहीं है, शॉर्ट सेल है। तो शॉर्ट सेल जो है ऊपर तक नहीं आ पा रही, इसलिए हमको ऐसा दिखता है तो एक लेयर, लेकिन एक से ज्यादा वाली लेयर्स दिखाई देती है यहाँ। तो इसका मतलब ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है। फिर चौथा और पढ़ लेते हैं, मेम्ब्रेन इज मल्टी लेयर्ड बट अपीयर सिंगल लेयर्ड। नहीं, ये तो उल्टा हो गया। तो यहाँ सिंगल लेयर्ड है लेकिन मल्टीपल जैसे दिख रही है, क्योंकि शॉर्ट सेल ऊपर की सरफेस तक नहीं आ पा रही। तो मतलब थर्ड आंसर। तो बिल्कुल सिंपल, यहां पर भी आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आते हैं 153 में। तो इस पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम, आपको बहुत अच्छी तरह से सारी एपिथेलियम पढ़ाने के बाद एक चीज कहता हूं मैं, और वो ये कि आपको सारी की सारी एपिथेलियम याद है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम का, जो इस तरह की एपिथेलियम है जो सबसे हटके। एक तो इस पे बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, और पॉलीगोनल सेल्स एक दूसरे से यहां पर इस तरह से अरेंज हैं जिसपे स्ट्रेचिंग पावर होगी। तो स्ट्रेचिंग पावर रखने वाली विदाउट एनी बेसमेंट मेम्ब्रेन कोई एपिथेलियम हमें दिखाई देती है, तो वो है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम उस जगह रखी जाएगी जहां पर हमें बहुत वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम कहां हो सकता है? तो आप देख सकते हो यूरिनरी ब्लैडर में। तो ब्लैडर में हुआ करती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और अगर ब्लैडर को आप बनाएं तो उस ब्लैडर में मैं यूं कह सकता हूं कि ये ब्लैडर है। इस ब्लैडर में यूरेटर भी तो खुलते हैं, मूत्र वाहिनियां ऐसे होती हैं। तो अब ये मूत्र वाहिनियां हैं, इसका लास्ट पार्ट भी तो इसके प्रभाव में आएगा, और यूरिथ्रा का एंटीरियर पार्ट, इन जगहों पर भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। जहां यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसी यूरिनरी ब्लैडर के अपर और लोअर साइड में थोड़ी थोड़ी ये यहां पर दिखाई देती हैं। तो अब आपका आंसर हो जाएगा यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। सारे यूरेटर में नहीं, लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसमें होती है, और वो किसके नजदीक होता है? यूरिनरी ब्लैडर के। तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आता है, तो उसको आप कर सकते हो। 154, a single layer of tall and slender cells are found in lining of human stomach। अब जब भी स्टमक के अंदर आप किसी भी एपिथेलियम को बनाते हो, तो उसमें आपको याद आ जाती है कि सिंपल एपिथेलियम होती है, कॉलमनर एपिथेलियम होती है। अब ये कुछ बता भी रहा है कि विच हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इज कंपोज्ड ऑफ, किसकी बनी होती है। तो ये आप सबसे पहले स्टमक की जब वॉल बनाते हैं, तो इसमें ऐसे सिरोसा बनाते हो सबसे बाहर। फिर उसके बाद आप यहां पर एक मस्कुलेचर बनाते हो, मसल लेयर, उसको हम कहते हैं एलएमएल। फिर उसके बाद सर्कुलर मसल फाइबर्स की एक लेयर बनाते हो, और वो जब लेयर बनती है तो उसको हम कहते हैं सीएमएल। सीएमएल के ऊपर आप इस तरह के फाइबर्स, मसल फाइबर जो ऑब्लिक चलते हैं, उसे बनाते हैं, और इसे कह देते हैं ओएमएल। इस ओएमएल के ऊपर आप यहां पर सब म्यूकोसा बनाते हैं, और सब म्यूकोसा के ऊपर होती है जिसको हम कहते हैं म्यूकोसा।
और उस म्यूकोसा में जो एपिथेलियम होती है वो इस तरह से आप ग्लैंड्स के फॉर्म में बनाते हैं। और ये एपिथेलियम जो होती है उस पे सेल्स कैसी होती हैं, लंबी, इस तरह की कॉलम लाइक, और वो ग्लैंड्स बनाती हैं, ग्लैंड्यूलर हो जाती है। तो कॉलमनर सेल और उस पे भी बेस पर इस तरह का न्यूक्लियस लगा होता है, ये कर सकते हैं। तो ये कॉलमनर एपिथेलियम होती है, इस तरह की बनी हुई होती है जब आप इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं। तो अब आप यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम। तो आपका आंसर ये होता है। तो कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इस तरह से आप इसको सिक्रीटरी भी कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन भी करती है। फिर उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन जो आता है 155, सेल ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम आर। अब जब जर्मिनल एपिथेलियम आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाते हो और उसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम बनाते हो कहीं पर भी, जिसमें से आप स्पर्मेटोगोनिया वगैरह बनाओगे या ओवरी में बनाते हो, तो उसके अंदर एक ट्रेंड होता है कि इस तरह से बनाते हैं हम। और इसको जब भी ऐसे जर्मिनल एपिथेलियम को बनाते हुए हम देखते हैं तो कैसी होती हैं, ये क्यूब लाइक होती हैं, क्यूब लाइक। और इस क्यूब लाइक जर्मिनल एपिथेलियम में ये जो प्रोड्यूस करती हैं आगे जाके ऐसे स्पर्मेटोगोनिया या ओगोनिया, तो उनको हम जर्म सेल कहते हैं। और जर्म सेल जब होता है तो उस जर्म सेल के अंदर हम ये देख सकते हैं कि ये करेक्टर होता है कि स्पर्मेटोगोनिया बना सकते हैं वो, और oogonia बना सकते हैं। जब भी वो ओवरी होगी तो उसमें oogonia बनाएंगे, नहीं तो ये जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है वो बनाती है स्पर्म या ओवा, दोनों बनाते हैं ना। तो या तो ये किस में होंगे, टेस्टिस के अंदर या ओवरी के अंदर। तो अब इनको पीजीसी कहते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। और इनकी अगर शेप देखें हम तो कैसी है, तो हम कहते हैं क्यूबॉइडल। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा क्यूबॉइडल। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो है वो ये कहा गया है कि एक कॉलम दिया गया है, उसमें एपिथेलियम दे दी गई, दूसरी तरफ आपको कुछ स्ट्रक्चर दे दी गई, कहां पर क्या होती है। अब देखिए इसके अंदर कुछ आइडिया हम लगाते हैं। एक तो एक को आप पकड़ लो, स्क्वेमस एपिथेलियम कहां हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में नहीं होती, क्योंकि अभी कॉलमनर देखा था हमने। फिर ओवरी में नहीं होती, क्योंकि अभी हमने क्यूबॉइडल देखा है। फिर ब्लड वेसल में हो सकती है, ब्रोंकियोल्स के अंदर नहीं होती। तो इसका मतलब मैं ए को थर्ड से मैच करवा दूं, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जहां पर थर्ड होता है ए में, ऐसे दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, दो ऑप्शन को पकड़ लो, ए और बी में से एक होगा, सॉरी बी एंड सी में से एक होगा। अब आपको सीधा डी पर चले जाना है, क्योंकि जो चेंज आता है वो लगभग डी से आता है। तो मैं डी पर आ जाता हूं, डी सिलिएटेड एपिथेलियम कहां होती है। तो अब हम यहां पर देख सकते हैं कि अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जिसको कहते हैं वहां देखा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ब्रोंकियोल के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि ये बी आंसर होगा। अब आप मैच करवा लो बाकी के, क्योंकि डी जो है उसमें ब्रोंकियोल रेस्पिरेटरी सिस्टम से, तो ये डी से रिलेटेड हो गया। अब सी से फर्स्ट होगा, सी क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम, और फर्स्ट लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन हो गया अपने आप। और यहां पर बी से क्या होगा, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ओवरी, सीधा सा आ रहा है आंसर। तो यहां आप ऐसे किया करें, हालांकि आप एक एक करके भी कर सकते हो, लेकिन कई बार आपको ऐसे ऑप्शंस जब मिलते हैं तो उसके अंदर सिर्फ डी में ही चेंज आता है। आगे कभी ऐसा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आंसर इसका होना चाहिए। फिर इसके बाद आप आगे देखते हैं, ट्रैप्ड डस्ट पार्टिकल आर पुश्ड आउट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय। अब भी अपन ने बात की है, एक तो मैंने अमिताभ बच्चन वाले परिवार की एपिथेलियम बना दी, उस पे सीलिया थे। सीलिया क्या करते हैं, बाहर इसको धूल के कणों को बाहर कर देते हैं, तो श्वसन पथ से उलझे हुए धूल के कण बाहर निकाले जाते हैं। उसी से आंसर आ गया इसका। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम होनी चाहिए, क्योंकि सीलिया उसमें बनाए थे हमने, वो बनाए थे। तो इसका मतलब यहाँ पर थर्ड होगा, सीधा सा आंसर आता है। मतलब आप पेपर करते जाइए और पेपर करते करते आपको आंसर दिखने लग जाएंगे कि इसका आंसर आएगा, ये आएगा, ये आएगा, मैच करने लगेगा। तो उस टॉपिक से रिलेटेड है तो मैच करेगा।
अब देखिए 158 के अंदर पूछा गया है कि एपिथेलियम सेल ऑफ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व इन फूड एब्जॉर्प्शन हैव, क्या होना चाहिए उसके अंदर। हमने आज तक जब भी एब्जॉर्प्शन पार्ट पढ़ा है तो उसके अंदर हमेशा ऐसी एपिथेलियम बनाई है, और वो एपिथेलियम जो होती है उसमें ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस जरूर बनाते हो आप, और ये प्रोजेक्शन वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर आप यूं सेल्स बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ये सेल्स होती हैं वो अपने ऊपर प्रोजेक्शंस रखती हैं, और उन प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई कहा जाता है उनको। और ये सेल्स होती कौन सी हैं, तो इनको हम कहते हैं, जिस पर प्रेजेंट होंगी उसको हम कुछ कहते हैं। ये जो प्रोजेक्शन बड़ा सा मैंने अभी बनाया है इसको हम कहते हैं विलाई। ये है विलाई। तो विलाई जब होता है तो इसके अंदर जो सेल है वो विलस सेल्स हैं, और विलस सेल के ऊपर ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट है इसको मैं कह सकता हूं ये प्रोजेक्टेड पार्ट है, ये प्रोजेक्टेड पार्ट है, ये इसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। और ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं किसका, तो हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन का। तो यहां आप ये देख सकते हो कि इसमें आंसर होना चाहिए आपका माइक्रोविलाई कंटेनिंग। तो जो भी एब्जॉर्प्शन में सम्मिलित होगा उस पे माइक्रोविलाई, यहां पर आप ये बता सकते हैं। अब चलिए इसके अंदर हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है 159। एन एपिथेलियल टिश्यू which has thin flat cells arranged edge to edge so as to appear like closely packed tiles is found to be present at। एक उपकला उत्तक जिसमें चपटी कोशिकाएं किनारों से जुड़ी रहती हैं तथा निकट स्थित टाइल्स के समान दिखाई देती हैं, पाई जाती हैं, कहां पर होती है। तो अब देखिए टाइल्स की भांति अगर कुछ अरेंजमेंट होगा तो फ्लैट सेल्स का होगा, ऐसे ये फ्लैट सेल्स हैं और ये एक के बाद एक ऐसे अरेंज होनी चाहिए। अब ये सिंपल भी हो सकती हैं, मतलब एक साथ आप देख सकते हो एक ही लेयर बने तो सिंपल कहलाती है। मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है, तो मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है। तो अब आप देखो आउटर सरफेस ऑफ ओवरी, ओवरी में तो अभी अपन ने देख लिया ऐसी फ्लैट सेल्स नहीं होती, इसका मतलब इसको तो क्रॉस कर दो। फिर इनर लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड होती है तो सिलिया उसमें मूवमेंट कराता है, तो उसमें भी नहीं हो सकती, इनमें सिलिया नहीं होता। फिर इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, वहां पर भी हमने देख लिया वहां हो नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि वहां कोलमनर है, तो कोलमनर एपिथेलियम होती है। अब रही बात इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स, तो अब आपको ध्यान होगा कि यहाँ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, तो इसका मतलब इसके नीचे भी ऐसी फ्लैट सेल्स होंगी। ऊपर से हमें ऐसी दिखाई दे रही है, इसके बाद आप ऐसी सेल्स भी देखोगे उसमें, तो ये स्ट्रेटिफाइड है। फिर और ऐसी देखोगे, फिर उसके बाद लंबी लंबी सेल्स देखोगे इस तरह से, यानी ये स्ट्रेटिफाइड है लेकिन ऊपर हमको टाइल्स की तरह दिखाई दे रही है, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बात हो रही है। और वो कहां प्रेजेंट होती है, तो हम कहते हैं गालों के आंतरिक स्तर पर। अब देखो बाहर और अंदर उसमें कुछ डिफरेंस है, बाहर डेड सेल्स है हमारे और अंदर लाइव। तो जब डेड होती है तो उसको कह देते हैं केराटिनाइज्ड, और अंदर कैसी है, नॉन केराटिनाइज्ड। तो हम टाइल्स की तरह इसमें देख तो रहे हैं लेकिन स्ट्रेटा भी देख रहे हैं। स्क्वेमस सेल्स जो होती हैं वो टाइल्स की तरह होती हैं, लेकिन स्ट्रेटा के साथ देख रहे हैं, जो ये क्वेश्चन है उसके अंदर, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास सिंपल एपिथेलियम नहीं है, और नहीं है तो हम जहां पर भी स्ट्रेटिफाइड होगी उसी को तो लेंगे, तो उसको ऐसे लिया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हो। अब आंसर भी यही आएगा, तो आंसर ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम जो है उसको देखते हैं, और ये है 160। कार्टिलेज इज प्रेजेंट, देखते हैं कहां हो सकती है। तो इन द टिप ऑफ नोज बिल्कुल कार्टिलेज है, एंड मिडल ईयर जॉइंट नहीं, मिडल ईयर
ऑसिकल जॉइंट्स होता तो सही होता, तो इसका मतलब इसको तो मैं नहीं चूज करूंगा। ऑसिकल्स होती तो ठीक था, मिडल ईयर ऑसिकल्स जॉइंट। हम ये कह सकते हैं आउटर ईयर जॉइंट वहां पर है, उसको कह सकते हैं बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। बिल्कुल, आप ये देखें कि अगर एक वर्टिब्रा है ये ऐसा, इसको बनाया, दूसरा वर्टिब्रा ये है ऐसे, तो दोनों के सेंट्रम के बीच में हर हाल में एक कार्टिलेज होनी जरूरी है जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहलाती है। तो इसका मतलब वर्टिब्रल कॉलम के बीच में यहां पर ये सही है। फिर उसके बाद बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट, जो भी साइनोवियल जॉइंट होते हैं वो यहां होते हैं, और उन साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर एक खास बात होती है कि एक बोन जब दूसरी बोन से जुड़ती है, मान लो ये है, फिर ये इसके सामने है ऐसे, तो हमेशा एक कार्टिलेज जो है इसके ऊपर हुआ करती है यहां, इसको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये हाइलिन कार्टिलेज होती है, और अब इनके बीच में यहां एक साइनोवियल कैविटी होती है, और फिर उसके बाद यहां से यहां तक ऐसे ये जॉइंट बनता है। कोई भी हैंड का लिम्ब का जॉइंट होगा वो ऐसे बनेगा, साइनोवियल जॉइंट होता है। तो इस पे इसको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस यहां होती है। तो अब आप इसका आंसर क्या करेंगे, बी एंड सी, क्योंकि ये भी सही हो गया। पहला वाला गलत है और बाकी सारे दोनों सही हैं स्टेटमेंट, तो बी एंड सी ये कर देंगे आप। तो ये ऐसे क्वेश्चन करना था। फिर 161 इसको देखते हैं, मैच करवाना है फिर मैंने क्या कहा था, जब भी मैच करवाना हो एबीसीडी आपके पास हो, पहले ए देख ले, ए मैच कर रहा है क्या, एडिपोज टिश्यू, स्टोरेज ऑफ एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ फैट, बिल्कुल मैच कर रहा है ऐसे। ए थर्ड से कर रहा है, आपके पास दो ऑप्शन जरूर ऐसे होंगे जिसमें थर्ड होगा, ए थर्ड से मैच कर रहा है। अब मेरे पास बी और सी ऑप्शन आ गया, फर्स्ट और फोर्थ को मैं कट कर दूं, नहीं है उसमें ऑप्शन हमारा। अब डी को लो, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, सीधा सा आंसर आ जाता है कि डी जो है उसके साथ ब्लड जहां पर आता है उसको ले लो। तो अब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सी। लेकिन बीच में भी चेक तो करना ही है, चेक करना है हमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, बी को यहां पर फर्स्ट से एपिडर्मिस, बिल्कुल सही है, उससे यहां पर यूनाइट करवाया। फिर हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज जो होता है वो कहां होता है, टिप ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक है, उसमें अभी बना के आए हम, तो टिप ऑफ लॉन्ग बोन में होता है। ऐसे किया जाता है, आप उसको करने का ढंग सीखें। आपको फर्स्ट और फोर्थ पहले मैच करवाना है, लास्ट और पहला इजी तरीका है, इसलिए बता रहा हूं, आपके मैच वो करेगा करेगा, ठीक है। तो वो आपको आना चाहिए, फर्स्ट और फोर्थ आता है, बीच में अपने आप हो जाएंगे। फिर आप देखते हैं 162। अब 162 के अंदर गैप जंक्शन, उसके बारे में पूछा गया है। जंक्शंस जनरली जो होते हैं वो हम कहते हैं जॉइंट्स होते हैं, लेकिन यहां पर गैप जंक्शन एक तरह का सेल्यूलर जंक्शन है। और जो सेल्यूलर जंक्शन होता है, मैंने नर्वस सिस्टम के दौरान भी आपको बताया था, जो इलेक्ट्रिक सिनेप्स होते हैं उनके बीच में भी होता है, आयन का एक्सचेंज होता है वहां से, उसको हम गैप जंक्शन कहते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है, परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, नहीं ये तो गलत है, सीमेंट तो नहीं करता ही। फिर फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल। आ गया ना अपना आंसर, मैंने अभी कहा था उसके अंदर इलेक्ट्रिक सिनेप्स में भी ये होता है, जनरली एपिथेलियल सेल में होता है, वो देखते हैं हम। तो यहां फास्ट ट्रांसमिशन हो उसके लिए ऐसा होता है, तो इसको हम कह सकते हैं सेकंड हमारा आंसर आ गया। बाकी देखें, सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, टाइट जंक्शन, तो हमको तो गैप जंक्शन बताना है ना, तो गैप जंक्शन इसमें सेकंड पर मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63।
फिर से मैचिंग आ गई है, देखिए फिर से मैचिंग आ गई है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मिलाइए और सही विकल्प देखें आप। अब मैं सबसे पहले देखता हूं क्यूबॉइडल। एपिडर्मिस ऑफ स्किन, नहीं, वहां तो नहीं होती। फिर उसके बाद हम देखते हैं इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, नहीं। फिर उसके बाद देखते हैं इनर लाइनिंग ऑफ थायराइड फॉलिकल्स, ये क्यूबॉइडल रख सकती है। तो यहां पर मैं फर्स्ट से सी देखूं। लास्ट वाला देखते हैं केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम, तो वो एपिडर्मिस ऑफ स्किन पे हो सकती है, केराटिनाइज होना है तो मतलब 5 को हम ए से कर सकते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन दिखता है क्या कि 5 को ए से करें और फर्स्ट को सी से करें, तो हम उसको चूज कर लेंगे और यहां पर हो रहा है, देखिए कितनी जल्दी हो गया। लेकिन बाकी भी आप पढ़ लें, फिर मैं फिर ये आइडिया आपको दे रहा हूं कि फर्स्ट पहले तो मैच करा लें। फर्स्ट से मैंने मैच करा लिया इनर लाइनिंग ऑफ थायराइड फॉलिकल, ये मुझे याद था। अब दूसरी बात, आपको फिफ्थ जो है केराटिनाइज एपिथेलियम वो और देखनी है, तो वो देख लिया एपिडर्मिस, तो इसका मतलब यहां पर आ गई। ये दोनों मैच कर रहे हैं तो बीच वाले करेंगे ही करेंगे, और करेंगे तो उसको देख लेते हैं 2 का डी, सिलिएटेड एपिथेलियम, डी इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, अभी बात की थी हमने। फिर उसके बाद फिर 3 का ई, 3 है कोलमनर एपिथेलियम, इनर लाइनिंग ऑफ थायराइड, 3 का ई, ई जो है लाइनिंग ऑफ गट, कोलमनर होती है बिल्कुल। फिर उसके बाद 4 का बी, 4 क्या है स्क्वेमस, और बी क्या है इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, स्क्वेमस एपिथेलियम होती है वहां पर। हो गया मैच, सब मैच हो रहा है। तो 163 ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए अब और आगे देखते हैं हम। और 164, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज फाउंड इन ईसोफेगस, बकल कैविटी, कॉर्निया, वेजाइना एंड सर्विक्स। अब देखिए बकल कैविटी नाम आते ही अभी हम करके आए, इसके अंदर हम अभी ये एपिथेलियम देख के आए हैं, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, यही तो करके आए हैं। तो इसका मतलब यहां पर आंसर हो जाता है, थर्ड आंसर अपने आप आ रहा है। ये आ गया तो उसके बाद ईसोफेगस में भी ऐसी होती है, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। फिर कॉर्निया, वेजाइना और सर्विक्स अपने आप ही हो जाएगा कि वहां होना ही होना है। तो ये कंडीशन होती है जहां पर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए अगला क्वेश्चन, और ये था 165। इसमें बहुत लंबे लंबे डायग्राम दिए हुए थे, ए और बी के अंदर हमको ये चूज करना था ए और बी साइड में क्या सही है, कौन से ऑप्शन में ये सही है। तो अब इसमें आपको एक्सन के बारे में बता रखा था। अब आपको ए जो है उसमें डीपोलराइजेशन कब करना है वो आपको पता है, इनफ्लक्स होना चाहिए। चलो हम देखते हैं इनफ्लक्स कहां हो रहा है, सोडियम का। सोडियम का इनफ्लक्स जहां हो रहा है वो ये है, ये वाला राइट है यहां पर। चलो मैं दूसरा कलर ले लेता हूं जिससे आपको महसूस हो जाएगा क्या क्या राइट है। यहां ये राइट है, सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है, अंदर जा रहा है, पॉजिटिव अंदर बन रहा है, डीपोलराइजेशन इसको ही कहते हैं। चलिए ये तो सही है पहला। ये ई फ्लक्स हो रहा है, बाहर निकल रहा है सोडियम, तो ये तो गलत है। फिर देख लेते हैं ऐसा ही कि यहां पर बाहर हो रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। अब इसमें इनफ्लक्स हो रहा है, ये सही है। अब इससे आगे वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, जैसे करंट फ्लो होता है प्लस से माइनस की तरफ, तो अंदर की तरफ हमको एरो ऐसे लगने चाहिए ए टू बी, तो अंदर की तरफ ए टू बी एरो नहीं है, तो ये पूरा ऑप्शन गलत हो गया। ये तो वैसे ही गलत था, ये तो गलत होना ही है क्योंकि ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए थे। अब हम तो इसमें और इसमें कंपेयर कर रहे थे ना, इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव, और उस सर्किट को पूरा करने के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव यहां पर बाहर की तरफ ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूं मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो ये सही है बिल्कुल, दोनों जहां सही है वो डी ऑप्शन है, इसलिए ये आंसर आपका हो जाता है। ऐसे आपको आंसर करना था इसका। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, तो उसके बाद अगला देखते हैं हम 166। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, दिस इज ड्यू टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग आयंस। कौन से ऐसे आयन होते हैं जिनकी वजह से आप ये देख रहे हैं विश्राम कला विभवांतर ऋणात्मक होता है। तो उसमें आपको ये पता था कि इस तरह का अगर कुछ भी आप डायग्राम बनाते हैं और उसके अंदर ये प्लस और अंदर की तरफ
ये तो बाहर की तरफ हम प्लस बनाते हैं इसके एक्सन के, और अंदर की तरफ माइनस ऐसे आप कर देते हो। उसका कारण क्या होता है, एक डिफरेंशियल विभेदात्मक वितरण होता है। किसका? सोडियम आयंस बाहर ज्यादा होते हैं, सोडियम आयंस बाहर ज्यादा होते हैं, अंदर कम होते हैं, और पोटेशियम आयंस अंदर ज्यादा होते हैं। यहां पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा होते हैं और बाहर कम होते हैं। लेकिन 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 एक बात और ध्यान रखनी है, वो ये कि जो सोडियम आयंस होते हैं वो छोटे होते हैं और उसके बाद इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है बाहर, अंदर कम। तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा होता है, नेगेटिव चार्ज अंदर। तो अब ये देखिए कि इसमें किसके डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से ऐसा हुआ, सोडियम पोटेशियम, बस और कुछ भी नहीं। तो सोडियम और पोटेशियम आयनों के डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से ऐसा कुछ हुआ है। चलिए इसके अलावा आप देखते हैं यहां पर कि द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन। अब यहां जो बच्चा गलती करता है वो ये करता है कि इसको हम कहते हैं 31 पेयर। पेयर तो लिखा ही नहीं है। पेयर नहीं लिखा हो तब आपको क्या करना हो, या तो वहां पूछा जाता कि मेरु तंत्रिकाओं के युग्मों की संख्या होती है तब 31 करते। अगर यहां पूछा जाता कि नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व पेयर्स तब आप 31 करते। यहां आपको 62 करना पड़ेगा क्योंकि डबल हो जाएंगे वो। तो इसलिए ये बहुत बड़ी गलती होती है, बच्चा गलत कर देता है। आपको अगर मैं कहूं क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है तो 12 पेयर हमारे। उसके बाद अगर नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कहूं तो 24 हो जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर पेयर हटा दिया है तो क्या हो जाएगा। तो इसी तरह से ये होता है 62, इसलिए आंसर था इसका। चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं 168। गिवन बिलो अ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क में जो जो होते हैं उसको हम यहां पर देख लेते हैं। ये रिफ्लेक्स आर्क था, यहां ऐसे आपने कुछ बना रखा था, मैं इसको एक तरफ बना देता हूं। ऐसे कुछ स्पाइनल कॉर्ड बनाई थी आपने, और इस स्पाइनल कॉर्ड की रूट्स और उसके साथ साथ आपको यहां पर इस तरह से कुछ बना हुआ था, और इसके बाहर की तरफ मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ व्हाइट मैटर था, और व्हाइट मैटर जब था तो वो इस तरह से था, ये व्हाइट मैटर। अब आपको पता है कि यहाँ एक रिसेप्टर था, रिसेप्टर, उस रिसेप्टर से यहाँ एक सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन गया, और इसके बाद एक न्यूरॉन यहां पर इंटर न्यूरॉन के फॉर्म में बनाया था, और उस इंटर न्यूरॉन के साथ ही हमने ये देख लिया था कि इसके अंदर, ये ग्रीन तो मैंने ले लिया है, एक कलर और ले लेता हूं, ये ले लेता हूं। तो यहां मैंने एक और न्यूरॉन बनाया, मोटर न्यूरॉन, और उसको यहाँ इफेक्टर के पास आके छोड़ दिया। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ डायरेक्ट ही आ जाता, डायरेक्ट इस तरह से मोटर न्यूरॉन इधर ही रिसेप्टर जो मसल होती अगर, तो उस मसल में आके भी रुक जाता। लेकिन हमने सारे कंपोनेंट बना दिए, रिसेप्टर है, इफेक्टर है, उसके बाद अगर यहां पर देखें हम तो ये सेंसरी न्यूरॉन है, फिर उसके बाद इंटर न्यूरॉन है, और इंटर न्यूरॉन के बाद यहां आपको ये मोटर न्यूरॉन दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है। अब आप इनको सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हो। सबसे पहले कौन था, रिसेप्टर। तो रिसेप्टर कहाँ है, तो यहां पर सेंसरी रिसेप्टर 5 को पहले ले लो। फिर उसके बाद क्या था, सेंसरी न्यूरॉन 4th, तो 5 के बाद 4 कौन से में आ रहा है, तो यहाँ फर्स्ट में और सेकंड में, बी में। फिर उसके बाद आपको क्या लेना है, इंटर न्यूरॉन। तो इंटर न्यूरॉन कहाँ है, सेकंड पे, तो सेकंड का आ रहा है, तो इसका मतलब बी आ गया, यहाँ आंसर हमारा आ जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर ये सीक्वेंस निकालनी है।
तो ये सीक्वेंस ऐसे निकलती है। फिर हम देखते हैं 169, सेरिबेलम इज कंसर्न विद दी, किससे कंसर्न है? सेरिबेलम हमारे बॉडी बैलेंस को बनाता है, बॉडी इक्विलिब्रियम को बनाता है। अब मैं यहां से चल रहा हूं तो देखो मेरे हाथ भी यूं चल रहे हैं, ये हाथ चल रहे हैं, उसके बाद बैलेंस बन रहा है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलेंट्री मसल हो रहा है, बिल्कुल इसको कंट्रोल करेगा ही। फिर दूसरा कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मसल का कोऑर्डिनेशन है, ऐसे चल रहा है, ये नहीं है कि हाँ यूं मिल गया गुथ गया, ऐसा नहीं होता। तो कोऑर्डिनेशन है यहाँ वॉलेंट्री मसल्स का। फिर मेंटेनिंग पोस्चर भी हो रहा है, मैं आगे की तरफ यूं बढ़ रहा हूं। फिर ओरिएंटेशन और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, यानी संतुलन बनाए रख रहा हूं, ऐसा नहीं गिर गया। तो ये सारे के सारे काम जो हैं वो कौन करता है? सेरिबेलम। बॉडी बैलेंस बनाने के चक्कर में ये सब कुछ करने पड़ता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर आप देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, वो है 170। अब इस 170 के अंदर आपको पूछा गया है मिड ब्रेन के लिए, मध्य मस्तिष्क के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उनका अध्ययन करो। इट इज लोकेटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ हैंड ब्रेन। बिल्कुल, हाइपोथैलेमस और उसके बाद पोन्स के बीच में होता है, सही है एक बात। फिर सेरिब्रल एक्वाडक्ट पासेस थ्रू मिड ब्रेन के थ्रू जाती है वो। फिर उसके बाद है इट इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम अलोंग विद सम पोर्शन ऑफ हाइंड ब्रेन, ये भी सही है। फिर देखते हैं द डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंप्राइजेस द लिम्बिक लोब, बिल्कुल गलत है। तो डी यहां पर गलत है। तो इस पे हम ये कह सकते हैं ए तो सही आ रहा है, फिर बी भी सही आ रहा है, सी भी सही आ रहा है, ये एक गलत दिख रहा है। तो यहां पर ए बी सी वो सही होंगे, उसको चूज कर लेंगे। डी को गलत कर दिया तो हटा दिया यहां से। तो बिल्कुल ये ऐसे कर सकते थे आप। तो आप इसका आंसर यूं कर सकते हैं 171। उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें कुछ कथन हम पढ़ते हैं, फिर कथन वाला है तो कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स हैं वो देखना है। ऑप्टिक लोब, optic lobe in human are represented by two inferior colliculi of midbrain, गलत है, 4 होते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इसलिए कहते हैं, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया यहां पर। फिर उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन कॉज साइजोफ्रेनिया, नहीं बिल्कुल नहीं है। ये यहां पर क्या हो रहा था? अल्जाइमर्स डिजीज, ये भी गलत है, इसको गलत कर सकते हैं। तो अब देखिए दो गलत कहां पर मिल रहे हैं, वैसे बी हमारा आंसर आ गया है, लेकिन बाकी के पढ़ लेते हैं। ह्यूमन ब्रेन इज ग्रेटली कन्वोल्यूटेड कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस गायराई एंड सल्काई, बिल्कुल सही है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं। फिर अमाइगडाला इज कंसर्न विद रेगुलेटिंग मूड्स स्पेशली एंगर एंड रेज, तो इसका मतलब गुस्सा वगैरह जो आता है वो क्रोध, वो इससे आता है। तो हम ये देख सकते हैं ये भी सही है, ऐसा तो है हमारे पास ऑप्शन, कौन सा? सेकंड, कर दो उसको। बिल्कुल आप पढ़ते जाएंगे और उसके बाद आपसे सही हो जाएगा। अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो उसके बाद आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना आसान पेपर था। उसके बाद 72, और इन 72 के अंदर आपसे जो पूछा गया है उसके बारे में देखते हैं। 172 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। अभी एक क्वेश्चन पहले ही हमने किया, इंटरन्यूरॉन सब में नहीं होता। एफरेंट मतलब सेंसरी, ईफरेंट मतलब मोटर, ये तो होते ही होते हैं। डोर्सल रूट गैंग्लिया होगा ही होगा, नहीं होगा तो इंटरन्यूरॉन, आंसर आ गया। तो इंटरन्यूरॉन सब में नहीं होता, जिनमें इंटरन्यूरॉन होता है उसको पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं, और जिसके अंदर इंटरन्यूरॉन होगा उसको पॉलीसिनेप्टिक कहेंगे, जिसमें इंटरन्यूरॉन नहीं होगा मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कहेंगे। तो एक हो गया मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, दूसरा हो गया पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। पॉलीसिनेप्टिक में इंटरन्यूरॉन होता है, मोनो में नहीं होता, ये इसको आपको बता देना है, बस आंसर आ जाएगा। फिर आप देखते हैं अगला 173, हाउ मेनी ऑफ कंपोनेंट्स गिवन इन द बॉक्स बिलोंग टू फोर ब्रेन, एफ जिससे इंडिकेट किया मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। चलिए मैं इसके अंदर काउंट कर लेता हूं, यहां पर हम दूसरा कलर लेते हैं। कॉर्पोरा बाइजेमिना या क्वाड्रिजेमिना, ये जब भी आए तो मिड ब्रेन, थैलेमस फोर ब्रेन, मेड्यूला हाइंड ब्रेन, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन,
सेरिब्रम फोर ब्रेन, सेरिबेलम हाइंड ब्रेन, पोन्स हाइंड ब्रेन और सेरिब्रल एक्वाडक्ट मिड ब्रेन। ये कर सकते हैं। अब देखो कितने मेरे पास एफ हैं, 1 2 3, तो 3F सब में ही है, एक इसमें नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मिड ब्रेन एम कितने हैं, 1 और 2, तो 2 होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 है और सब में एक एक है। हाइंड ब्रेन में 3 ही होंगे, इसका मतलब सेकंड आंसर हो गया। तो ये सेकंड आंसर इस तरह से हो जाता है। अगला अगर क्वेश्चन देखें हम, तो वो है 174। द फंक्शन ऑफ आवर विसरल ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय। कितना आसान है, एएनएस से, इसीलिए उसको हम विसरल न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं। तो इसका मतलब जब विसरल ऑर्गन जो है वो कंट्रोल होते हैं तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एएनएस से होंगे ना, तो सेकंड आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे पेपर में आगे बढ़ रहे हो सब अपने आप हो रहे हैं क्वेश्चन, जितनी हम अभी थ्योरी कर रहे हैं ना उतने में से ही पेपर हो रहा है, कुछ मतलब ही नहीं है। और तो इस पे हम ये देख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर 75 175 में एसोसिएशन एरिया ऑफ ब्रेन आर। अब एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है, वो ये लिखी गई है कि सेरिब्रम जो होता है मैक्सिमम इस तरह के एरिया से बना होता है, जो कि ना तो सेंसरी होते हैं ना मोटर होते हैं, कम्युनिकेशन करते रहते हैं, तो एसोसिएशन करते हैं कई सारे सेंटर्स के बीच में। तो उसको हम कहते हैं कि ना तो स्पष्ट संवेदी होते हैं ना प्रेरक होते हैं। इसका मतलब ये भी आपसे आसानी से होता है एनसीईआरटी की लाइन, तो उस पर क्वेश्चन है। चलिए अब आगे चलते हैं हम और उसमें देखते हैं कि अगला क्वेश्चन था 176। अब इसके बारे में कहा गया था सम स्टेटमेंट अबाउट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो विश्राम कला विभव होता है उसके बारे में कहा गया है। कौन सा इनकरेक्ट है? एक्सोलिमा इज मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन। एक्सोलिमा पोटेशियम आयनों के लिए अधिक पारगम्य है, बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं सोडियम पोटेशियम पंप एक्सपेल 3 सोडियम आयंस एंड ब्रिंग्स 2 पोटेशियम आयन इन। एक तो आउट करता है ये 3 पोटेशियम और उसके बाद इन कितने करता है, 2 पोटेशियम, बिल्कुल सही। उसके बाद कहते हैं वैल्यू ऑफ आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन इज -70, -70 होती है, तो -70 MB सही है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि इनहिबिटरी, अब तो वैसे ही आ गया कि हमको क्या करना था, इनकरेक्ट तो फोर्थ ही होगा। क्या कहा गया है वो और देख लेते हैं। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम वन न्यूरॉन डजंट अफेक्ट आरएमपी इन नेक्स्ट न्यूरॉन। ये तो हो ही नहीं सकता। जब हम देखते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर चाहे जैसा आपको आवेग ले जाना हो, इंपल्स ले जानी हो, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को तो क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना ही पड़ेगा। एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा ही होगा, चाहे वो इनहिबिटरी हो या वो एक्साइटेटरी हो। किसी को इनहिबिट करने के लिए भी तो हमें आरएमपी को चेंज ही करना पड़ेगा, तो आरएमपी को चेंज करने के लिए यहां पर ये गलत हो गया। ये कहता है कि प्रभावित ही नहीं करता, प्रभावित करता है, चाहे वो इनहिबिटरी क्यों ना हो। तो उसके बाद कोई भी एक्शन हो रहा है, भले ही स्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर ये तो चेंज होगा ही होगा। भाई एक पर्सन जो होता है वो एग्जाम देता है तो पास या फेल होता है ना, पास हो या फेल हो उसको एग्जाम तो देना पड़ेगा। एग्जाम देना मतलब इस आरएमपी को चेंज करना, यही तो हो गया। आरएमपी को तो चेंज करेगा ही, अब नेगेटिव रिजल्ट आता है पॉजिटिव आता है उससे क्या मतलब है। तो ये कंडीशन देख सकते हैं। अब 77, तो हम एंडिंग की तरफ पहुंच रहे हैं पेपर के, और इसमें फिर मैच करवाना है। मैच करवाने वाला मेरा सिस्टम आपका, लेकिन इसके अंदर आपको अब प्रॉब्लम है। ये ऐसा मैचिंग है जिसमें एक कॉलम में ज्यादा और दूसरे कॉलम में कम कम ऑप्शंस हैं। तो अब इसमें आपको मैच करवाना पड़ेगा, उल्टा करवाओ, जिसमें कम है उससे करवाओ। इनवॉलेंटरी ब्रीथिंग मूवमेंट वो कौन करेगा, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो मतलब ए फर्स्ट से मैच कहां है, 3 में है, गड़बड़ हो गया। अब देखते हैं एक्यूरेट वॉलेंटरी मूवमेंट, अब कौन कर सकता है इसके अंदर। और सीट ऑफ मेमोरी, चलो सीट ऑफ मेमोरी बिल्कुल सिंपल है, हम कर सकते हैं। सीट ऑफ मेमोरी जो होता है उसको हम कह सकते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो सकते हैं, ये तो कर सकते हैं ऐसा। तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है। उसके अलावा देखते हैं हम
एक और चीज है एक्यूरेट वॉलेंटरी मूवमेंट, अभी किया था हमने, और वो था सेरिबेलम, सेरिबेलम कर रहा था ना, तो ई को मैं सेकंड से करवा सकता हूँ, ई सेकंड में, और उसके बाद यहां पर सही बैठ रहा है थर्ड, ए से फर्स्ट मैच हो रहा है, फिर ई से सेकंड वो भी हो रहा है, और उसके बाद डी से थर्ड, क्योंकि सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है सीट ऑफ मेमोरी है, ये तो पता ही है अपने को, जब ये इंटेलेक्चुअल कंडीशन इसमें आती है, तो यहां पर ऐसे मैच करा सकते हो आप, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। फिर उसके बाद 178 कॉमन फीचर अमंग्स एसिटिल कोलिन, नॉर एड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन, सारे के सारे क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो अब देखते हैं ऑल आर एंटीकोगुलेंट्स, नहीं बिल्कुल नहीं। दे लोअर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, नहीं नहीं कर सकते, नॉर एड्रेनालिन बढ़ाता है। फिर दे रेज हार्ट बीट, एसिटिलकोलिन तो नहीं बढ़ाता, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ऑल आर न्यूरोट्रांसमीटर, बिल्कुल हो गया, आंसर आ गया। तो इसके अंदर फोर्थ यहां पर आंसर ऐसे आ जाता है। चलिए 179 पर देखते हैं, चार कथन फिर से दिए गए, अब आपको इनमें से सही बताना है, ये कहा जा रहा है। हिंदी में पढ़ देता हूं पहले। निजल्स कणिकाएं राइबोसोम और अंत्यप्रदवी जालिका के समूह होते हैं, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। एक्सन में निजल्स कणिकाएं कम मात्रा में उपस्थित होती है, नहीं होती नहीं है, बिल्कुल गलत। निजल्स कणिकाएं तंत्रिका तंत्र में होने वाले सभी प्रोटीन संश्लेषणों में सहायक होती हैं, ठीक है, ये हो सकता है, यहाँ पर इसको देख लेंगे हम, ये हो सकता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं यहां पर एक कंडीशन और है, नीजल्स ग्रेन्यूल कोशिका काय और डेंड्रॉन में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। अब कोई ए सी डी वाला है क्या, बिल्कुल है, फोर्थ। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट थे उसमें नीजल ग्रेन्यूल्स आर मास ऑफ राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही था। इन एक्सन लेस अमाउंट ऑफ निजल्स ग्रेन्यूल आर प्रेजेंट, ये गलत था। फिर निजल्स ग्रेन्यूल हेल्प इन ऑल प्रोटीन सिंथेसिस कैरीड आउट बाय नर्वस सिस्टम, सही है। उसके बाद निजल्स ग्रेन्यूल आर प्रेजेंट इन सेल बॉडी एंड डेंड्रॉन, तो बिल्कुल वहां पर होते हैं। तो ऐसे हम इसको देख सकते हैं, तीन स्टेटमेंट इसमें सही थे। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये था, बहुत आसान, और आसान में क्या था, चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी। ए और बी क्या है, पहली बात तो ये बोन नहीं है, कार्टिलेज है। कारण क्या है कि जो सेल्स हैं यहाँ पर वो आपको दिखाई दे रही हैं एक जो ग्रुप है इसमें बना के, और ऑस्टियोसाइट्स कभी भी ग्रुप में नहीं होती, सिंगल सिंगल होती हैं, तो ये ऑस्टियोसाइट तो हो नहीं सकती। ये कोलेजन फाइबर है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है, तो कोलेजन फाइबर एंड ऑस्टियोसाइट्स ये नहीं हो सकता। इलास्टिन फाइबर्स ये गलत हो गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। फिर कोलेजन फाइबर्स बी, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स जो कार्टिलेज को बनाती है, तो इसका मतलब ये हो सकता है। लास्ट वाला भी देखते हैं, कोलेजन फाइबर्स एंड कोएनोसाइट, कोएनोसाइट, कोएनोसाइट्स ये कहाँ आ गई, ये तो स्पंजेस में थी, हमारी थोड़ी होती है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। तो ओवरऑल आज के पेपर का एनालिसिस ये था कि बहुत ही इजी पेपर था। हालांकि कुछ आपको प्रॉब्लम तब आ सकती है जब आपने किसी टाइप का रिवीजन ना किया हो, तब आ सकती है, वरना इसके अंदर आप 45 के 45 सही कर सकते थे। यदि आपने ऐसा किया है तो बहुत बेस्ट, अगर नहीं हो पाया है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप और बेटर करेंगे, इसी उम्मीद के साथ आज का पेपर सॉल्यूशन यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर मिलते हैं, इसी वादे के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।